हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज का क्लास जो है कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बेसिक से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल और साथ साथ एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इन एग्जामों में एक दो इससे क्वेश्चन बनते हैं। और आज के क्लास में जो है कि हम जिस हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं वो हेडिंग का नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल और ग्रास नली। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुख्य गुहा के बारे में, उसके बाद आमाशय के बारे में और उसके बाद आंत के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है मनुष्य का पाचन तंत्र से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, बातें यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे दिया हुआ है मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है, मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं या किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसे हम दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि हमें पढ़ने में या समझने में उसे आसानी हो। कौन कौन से वो भाग हैं, आइए ये जान लेते हैं। पहला है आहार नाल, दूसरा है संबंध पाचन ग्रंथियाँ। या क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आहार नाल, दूसरा है संबंध पाचन ग्रंथियाँ। अब हम बात करेंगे आहार नाल के बारे में, इसका कार्य क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख्य गुहा से शुरू होती है और गुर्दा में जाकर ये समाप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो आहार नाल होती है यानी भोजन ग्रहण करने की जो नलिका होती है वो एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो हमारे मुंह से शुरू होती है और गुर्दा में जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, आइए हम जान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करने के बाद जो भोजन हमारे शरीर में जाता है उसे पचाने के लिए प्रमुख आहार नाल का योगदान होता है। कौन कौन से वो होते हैं आहार नाल, आइए जानते हैं। पहला नंबर पर है मुख्य गुहा, दूसरे नंबर पे है ग्रास नली, तीसरे नंबर पे है आमाशय, चौथे नंबर पे है आंत। ये चार चीज़ों का अति जो है कि महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य गुहा का कार्य क्या है इसके बारे में, और इसका योगदान क्या है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मनुष्य का जो मुख्य गुहा होता है ये आहार नाल का पहला भाग होता है। जैसा कि आप लोग को फोटो में यहाँ दिख रहा होगा, हम भोजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख्य गुहा से। देखिए यहाँ से जो है क्या है कि मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है। कहने का मतलब है कि हमारा मुख कैसे होता है, खुला होता है, उसमें हल्का सा छिद्र होता है, तभी तो हम भोजन ग्रहण कर पाएंगे। उसी को कह रहा है कि मनुष्य का मुख क्या होता है, एक दरार के समान होता है जिसमें हम अपना भोजन ग्रहण कर पाएँ। ठीक है, आगे दिया हुआ है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है जिसे मुख्य गुहा कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है मुख्य गुहा के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। यानी मुख्य गुहा के जो ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। ठीक है, अब मनुष्य का मुख्य गुहा जो होता है ऊपरी तथा निचले जबड़े से ये घिरा होता है। जो मनुष्य का मुख्य गुहा होता है नीचे भी एक जबड़ा होता है, ऊपर भी जबड़ा होता है, उसी से हमारा क्या होता है, मुख्य गुहा घिरा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत भी पाए जाते हैं। ये तो सब लोग को पता ही होगा। आगे हम देखते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने जीभ के ऊपर देखेंगे किसी मिरर में तो छोटे छोटे क्या होते हैं, दानेदार टाइप के रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वाद कलिका बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए फिगर में दिया हुआ है, यहाँ लाल 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 दिख रहा है ना, ये क्या है, स्वाद कलिका, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इन्हीं स्वाद कलिका द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य को किस वजह से खट्टा, कड़वा, मीठा का अभाव होता है, तो स्वाद कलिका के कारण जो है कि खट्टा, मीठा, कड़वा होने का मनुष्य को अभाव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद का हमें मालूम चलता है। कहने का मतलब ये कि जो मनुष्य का आगे वाला भाग होता है, पोर्शन होता है, उससे हम मीठे किसी भी चीज़ को खाएंगे तो उसका मीठा या खट्टा है उसका अभाव कैसे कर पाएंगे, तो आगे वाले पोर्शन से जो है कि हम मीठे का अभाव कर पाते हैं। उसके बाद दिया है कि जो पक्ष भाग होता है कंठ के निकट के भाग यानी यहाँ वाला भाग, ठीक है, यहाँ वाला भाग जो होता है ये कड़वे स्वाद को बताता है। ठीक है, कि कोई चीज़ कड़वा है। ठीक है, और बगल के भाग से हमें खट्टे का अभाव होता है। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से क्या हमें मालूम चलता है, तो यहाँ से हमें खट्टे का अभाव मालूम चलता है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मुख गुहा के ऊपर तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, आगे दिया हुआ है मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का निचले भाग में जो जबड़ा होता है उसमें कुल टोटल दांत कितने होते हैं 16, और ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं 16, यानी टोटल कितना हो गया 32। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर बस पूछे कि निचले जबड़े में कितने दांत होते हैं तो 16 ही बताएंगे, अगर टोटल पूछेगा तो 32 बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि जबड़े के आधे दांत दाईं ओर तथा आधे दांत जो है कि बाईं ओर स्थित होते हैं। आगे देखेंगे, जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक दांत पाए जाते हैं, 1 रंधक दांत पाए जाते हैं और 2 अग्र चौड़क दांत पाए जाते हैं तथा 3 चौड़क दांत पाए जाते हैं। अब इन दांतों के बारे में जानेंगे, ये दिखते कैसे हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। कृंतक दांत दिखने में कैसे होते हैं, तो कृंतक दांत जो है कि ये दिखने में जो है कि ये चपटे व दारेदार होते हैं और ये सबसे आगे पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कृंतक दांत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सबसे आगे पाए जाते हैं। कृंतक दांत दिखने में कैसे होते हैं, तो दिखने में ये चपटे व दारेदार होते हैं जो भोजन को काटने में काम आते हैं। इसका कार्य पूछेगा तो इसे भोजन को काटने में कार्य करता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है रंधक दांत का कार्य क्या होता है, तो रंधक दांत जो है दिखने में ये नुकीले होते हैं जो भोजन को फाड़ते हैं। क्या करते हैं, भोजन को फाड़ने में इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है अग्र चौड़क तथा चौड़क दांत का कार्य क्या होता है, तो ये इसका कार्य जो होता है भोजन को पीसने में ये काम आता है। ठीक है, आगे देखेंगे मनुष्य के दांत जो है कि 2 बार निकलते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे है शैशवावस्था में जिनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद शैशवावस्था के दांत जो होते हैं ये दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं मनुष्य के दांत जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पहले ये जान लेते हैं। पहले नंबर पर जो ऊपरी भाग में होता है उसे शीर्ष बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जो मध्य भाग में होता है उसे हम ग्रीवा बोलते हैं और निचले स्तर पर जो होता है उसे हम जड़ बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी बारीकी से समझ लेते हैं। कह रहा है कि दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है उसे शिखर या सिर कहते हैं। ठीक है, जो मसूड़ों के ऊपर जो दांत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे शिखर या सिर कहते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन, जैसे मान लीजिए ये ऊपरी भाग का मसूड़ा है और यहाँ पर जो दांत निकला हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शिखर या सिर वाला दांत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है वो जड़ कहलाता है। अब वहीं बात करेंगे ये दिखने में कैसी होती है, तो यह हड्डियों से अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है दांत के ऊपरी हिस्सों या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दांत के जो ऊपरी हिस्से या शिखर यानी हमारा जो दांत दिखता है वाइट कलर का उसमें क्या पाया जाता है, तो इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है। इसीलिए हमारा दांत वाइट सफ़ेद दिखता है और ये काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो ये हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। ठीक है, आगे देखेंगे इनामेल जो है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। आगे दिया हुआ है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रस नली कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। दिया हुआ है कि ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है कि ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, ग्रास नली के द्वारा जो है कि भोजन कहाँ पहुंचता है, तो ये जो है कि आमाशय में पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं आमाशय के बारे में और हम अधिक जानकारी लेने वाले हैं। आमाशय जो है यह उदर गुहा से बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, आमाशय कैसी संरचना होती है, तो आमाशय जो है यह द्विपालिका थैली जैसी संरचना होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग को फोटो में यहाँ पर दिख रहा होगा। आगे दिया हुआ है आमाशय की लगभग लंबाई कितनी होती है, तो आमाशय की लगभग लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। जो ये आमाशय होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है आमाशय का अग्रभाग जो है कार्डियक तथा पिछला भाग जो है कि पाइलोरिक कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि आमाशय का अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो आमाशय का अग्रभाग को हम कार्डियक कहते हैं। और वहीं पूछेगा कि आमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं, तो आमाशय के पिछले भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। और आगे वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए आगे हम पढ़ेंगे जठर ग्रंथि के बारे में। अब हम देख लेते हैं जठर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन पूछता है। तो जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन? जठर ग्रंथि, ठीक है। कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं। पहला होता है श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरा होता है भित्ति या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा होता है मुख या जाइलम कोशिकाएं, ठीक है। आगे दिया हुआ है इन 3 प्रकार की कोशिकाओं के स्राव को सम्मिलित रूप से जठर रस ही कहा जाता है। यानी इन तीनों को मिलाकर ही हम जठर रस का निर्माण कर सकते हैं या जठर रस कह सकते हैं। दिया हुआ है पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि पेप्सिन जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे किस में बदल देता है, तो उसे पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे आंत के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के संपूर्ण आंत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है छोटी आंत तथा दूसरा है बड़ी आंत। पूछेगा कि आंत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हम बोलेंगे कि आंत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो छोटी आंत के बारे में हम महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ लेंगे। चलिए आगे दिया हुआ है इसका प्रारंभिक भाग जो होता है अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ा रहता है। क्वेश्चन ये बनता है कि यू आकार की तरह कौन सी संरचना मुड़ी रहती है, तो छोटी आंत जो होती है ये यू अक्षर की तरह जो है कि ये मुड़ी रहती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे दिया हुआ है यह ग्रहणी तथा पक्वाशय कहलाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है ग्रहणी की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलिम्स कहलाता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है इलिम्स की दीवार की भित्ति की सतह पर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम आंत रसांकुल कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ये रसांकुल आंत के दीवारों में अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। आगे दिया हुआ है पित्त वाहिनी तथा अग्नाशय वाहिनी जो है यह मिलकर एक समान वाहिनी का निर्माण करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पित्त वाहिनी होता है तथा अग्नाशय वाहिनी होता है यह मिलकर किस वाहिनी का निर्माण करते हैं, तो यह एक समान वाहिनी का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो ये समान वाहिनी होती है ये कहाँ खुलती है, तो यह ग्रहणी में जाकर खुलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि समान वाहिनी कहाँ जाकर खुलती है, तो समान वाहिनी जो है कि ये ग्रहणी में जाकर खुलती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है छोटी आंत जो होता है ये छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत का कार्य क्या है, तो छोटी आंत का कार्य यह है कि यह भोजन को पाचन में सहायक करती है तथा पचे हुए भोजन को अवशोषण करती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है छोटी आंत का आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है आहार नाल में इसकी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत जो होती है इसी में आहार नाल के इन्हीं सभी में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है और चौड़ाई जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य में जो ये छोटी आंत की लंबाई होती है वो कितनी होती है और चौड़ाई जो होती है कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई मनुष्य में कितनी होती है या और चौड़ाई कितनी होती है, तो हम बोलेंगे कि मनुष्य में जो है कि छोटी आंत की लंबाई जब पूछेगा तो 6 मीटर बताएंगे और चौड़ाई पूछेगा तो 2.5 सेंटीमीटर हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। बड़ी आंत जो होता है यह छोटी आंत के आहार नाल का अगला भाग और बड़ी आंत में ये जाकर खुलता है, ठीक है। बड़ी आंत भी 2 भागों में विभक्त होता है। बड़ी आंत जो होता है ये 2 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। बड़ी आंत जो होता है पहला होता है ये भाग कोलोन और दूसरा होता है मलाशय कहलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम जानकारी लेने वाले हैं संबंध पाचन ग्रंथियों के बारे में।
चलिए देखेंगे आगे। संबंध पाचन जो ग्रंथियां होती हैं यह आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो संबंध पाचन ग्रंथियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो जो संबंध पाचन ग्रंथियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से आइए जान लेते हैं। पहले नंबर पे है आंतरिक पाचन ग्रंथियां, दूसरे नंबर पे है वाहन पाचन ग्रंथियां। ठीक है, अब हम पहले नंबर पे है लार ग्रंथियां। ठीक है, कौन? लार ग्रंथियां। आइए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर दूसरे नंबर के बारे में जानेंगे, फिर तीसरे नंबर के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो लार ग्रंथियां है ये जो है ये मनुष्य के 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो हम बोलेंगे कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी, तीनों के बारे में हम बारीकी से बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे है पहली जोड़ी लार ग्रंथियां जो होती है ये जिह्वा के दोनों ओर एक एक संख्या में उपस्थिति होती है इसकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर की जो होती है, दूसरे जो नंबर की जो लार ग्रंथियां होती है यह निचले जबड़े के मध्य में मौजिला अस्थियों के दोनों ओर एक एक की संख्या में इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, और तीसरे जोड़ी में जो लार ग्रंथियां होती है दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है मनुष्य के लार में लगभग 99% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मनुष्य के लार में 99% जल पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और 1% जो होता है एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1% एंजाइम। अब हम आगे बात करेंगे, लार के मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब लार में भी 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो मनुष्य के लार में जो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला है टाइलिन, दूसरा कौन सा है? लाइसोजाइम। ये 2 प्रकार के लार के एंजाइम के नाम हैं, कौन कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम जानकारी लेंगे यकृत यानी लीवर के बारे में। लीवर जो है यह मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है, जैसा कि आप लोगों को फोटो में यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसका वजन कितना होता है क्वेश्चन पूछता है। तो इसका वजन जो है 1.5 से लेके 2 किग्रा के मध्य में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया हुआ है यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किस साइड ये उपस्थित होता है? तो यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक है, लीवर जो है ये दाहिनी ओर मनुष्य के शरीर में स्थित होता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक हरा कलर का जो दिख रहा है इसी को कह रहा है कि ये निचले भाग में एक नाशपाती की आकार की छोटी सी जो थैली होती है यही पित्ताशय होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, फोटो में। चलिए आगे दिया हुआ है शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, CO2 और अन्य नाइट्रोजनीय पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है अमोनिया एक विषैली पदार्थ है जिसे यकृत या यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके अतिरिक्त जो है यकृत प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में क्लास 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।